press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to the second part of the chapter Non-Cooperation Movement. So Non-Cooperation Movement is the seventh chapter in 8th Maharashtra Board history. So in the first part we have studied about Mahatma Gandhi's role in freedom movement, how the time from 1920 to 1947 is called as Gandhian era. Then we have seen different movements led by Mahatma Gandhi like Champaran Satyagraha, Kheda Satyagraha, then Ahmedabad uh, workers movement in Ahmedabad. Then we have talked about Rowlatt Act. Then we have talked about Jallianwala Bagh massacre. And now we will proceed further and we will talk about Khilafat movement. So what is basically Khilafat movement? अभी खिलाफत मूवमेंट के बाद मुस्लिम्स भी ज्वाइन हो गए सत्याग्रह में या फिर फ्रीडम मूवमेंट में ज्वाइन हुए. तो खिलाफत मूवमेंट बेसिकली क्या था ये हम समझते हैं पहला. द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड रिगार्डेड द रूलर ऑफ टर्की एज द रिलीजियस लीडर. तो सभी दुनिया के मुस्लिम जो थे वो जो टर्की करके कंट्री है, टर्की कंट्री ये एशिया और यूरोप उसके दोनों में भी आता है. थोड़ा सा पार्ट यूरोप में आता है और मेजॉरिटी पार्ट एशिया में आता है. तो वो बॉर्डरिंग कंट्री है एशिया और यूरोप का. उसका जो किंग था उसे पूरे उसको खलीफा बोलते थे वहाँ के किंग को. उस किंग को पूरे मुस्लिम्स अपना लीडर मानते थे. ठीक है. और खलीफा एज अ रिलीजियस लीडर. ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर टर्की फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश. टर्की ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किया टर्की ने. उन्होंने जर्मनी ऑस्ट्रिया इनका साथ दिया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार गया. टर्की के हारने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ का जो किंग था, वहाँ का जो खलीफा था, जिससे पूरे मुस्लिम्स वर्ल्ड के अपना लीडर मानते थे, रिलीजियस लीडर मानते थे, उसका रूल वहाँ से हटा दिया. तो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स गुस्सा थे. वैसे ही इंडिया के मुस्लिम्स भी गुस्सा थे. So during the First World War, Turkey fought against the British. To get the support of Indian Muslims in war, British had assured that after the end of the war, Khalifa's empire will not be harmed. कि पहले ब्रिटिशर्स ने झूठ बोला यहाँ के मुस्लिम्स के साथ. उनको बोला कि वॉर होने के बाद हम वहाँ का जो खलीफा है, वहाँ का जो लीडर है, उसे नहीं हटाएंगे. उसका जो पावर है, उसका जो रूल है, वैसे के वैसे इंटैक्ट रहेगा, हम उसे नहीं हटाएंगे. लेकिन ब्रिटिशर्स ने वैसे नहीं किया. वॉर जीतने के बाद वहाँ का जो खलीफा था, वहाँ का जो लीडर था, उसे उन्होंने हटा दिया. सो खलीफाज एम्पायर विल नॉट बी हार्म्ड, ये ऐसा बोला था पहला. बट आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंग्लैंड डिड नॉट स्टिक टू इट्स एश्योरेंस. द टाइड ऑफ ग्रेट डिसकंटेंट अराउज अगेन अमॉन्ग द मुस्लिम्स. तो मुस्लिम्स क्या हो गए, गुस्सा हो गए. To support the Khalifa, the movement started by Indian Muslims to support the Khalifa was called as Khilafat movement. So basically Khilafat movement क्या है, इंडियन मुस्लिम ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, एक आंदोलन चालू किया था कि वहाँ का जो खलीफा है, जो टर्की का जो रूल लीडर है, उसका रूल मत हटाओ, उसका रूल कंटिन्यू करने दो. ठीक है. दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज खिलाफत मूवमेंट. अभी गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी देखा. गांधी जी ने माना कि चलो अगर हमें फाइट करना है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो इंडिया का जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है, जैसे हिंदूज इंडिया में मेजॉरिटी में है, पहले से थे, अभी भी है, और मुस्लिम्स है उसके बाद. तो मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों एक साथ अगर आके फाइट करेंगे तो हमें फ्रीडम जल्दी मिल सकता है और पावरफुली हम फाइट कर सकते हैं. तो गांधी जी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी देखा कि खिलाफत मूवमेंट जो है, जिसमें मुस्लिम्स इकट्ठा आए हैं, अगर हम मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं उनके मूवमेंट में, खिलाफत मूवमेंट में, तो वो हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट करेंगे, वो हमें फ्रीडम मूवमेंट में सपोर्ट करेंगे. ऐसे गांधी जी का मानना था. इसलिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट दिया, जो कांग्रेस पार्टी था. और गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के लोगों को कन्विंस किया कि हम क्या करेंगे, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे. उसके बदले खिलाफत मूवमेंट कांग्रेस के जो भी मूवमेंट्स होने वाले हैं आगे, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उसे सपोर्ट करेगा. ठीक है. और दूसरा क्या था गांधी जी का मानना कि यहाँ के मुस्लिम्स को भी हम साथ में ले सकते हैं अगर हमें खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे तो. सो या सो खिलाफ हाँ, द टाइड ऑफ ग्रेट डिसकंटेंट अराउंड द मुस्लिम. तो मुस्लिम गुस्सा थे. द मूवमेंट स्टार्टेड बाय इंडियन मुस्लिम टू सपोर्ट द खलीफा वॉज कॉल्ड एज खिलाफत मूवमेंट. Gandhiji thought that on this problem, if Hindus and Muslims come together and start a national movement, then the government can surely be brought to its senses. गवर्नमेंट के होश ठिकाने आ जाएंगे अगर मुस्लिम्स और हिंदूज अगर मिल के साथ लड़ेंगे तो. Therefore, Gandhiji supported the Khilafat movement. The Khilafat committee accepted Gandhiji's proposal for uh, फॉलोइंग नॉन कोऑपरेशन टू द गवर्नमेंट. खिलाफत वालों ने भी बोला चलो गांधी जी जो बोल रहे हैं वो सही है, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, और उनका जो मूवमेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसे खिलाफत मूवमेंट या मुस्लिम्स इंडिया के सपोर्ट करेंगे. हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज सीन स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ.
The concept behind the non-cooperation movement was that the British government in India is dependent only on the cooperation of Indians. कि गांधी जी क्या बोलते थे, या सबको पता था कि अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंडियंस उन्हें रूल करने दे रहे हैं। जब तक इंडियंस कोऑपरेट करेंगे तब तक ही ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर सकते हैं। जिस दिन सारे इंडियंस ने बोला कि हम आपका लॉ फॉलो नहीं करेंगे, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, दूसरे दिन ब्रिटिशर्स को यहाँ से खाली करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है। सो द concept behind the non-cooperation movement was that British government in India is dependent only on the cooperation of Indians. If the Indians adopted completely non-cooperation, then the British government will completely collapse. कि अगर इंडियंस ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगा, कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि इंडियंस ही काम कर रहे हैं। आर्मी में भी इंडियंस काम कर रहे हैं, ब्रिटिश के रेलवेज थे उसमें भी इंडियंस काम कर रहे हैं, पोस्टल सर्विस में भी इंडियंस काम कर रहे हैं। अभी एक दिन उन्होंने अगर सोचा लोगों ने कि हम काम नहीं करेंगे, तो क्या जो ब्रिटिशर्स इंडिया में है वो कितना काम करेंगे? एक लिमिटेशन है उसको, और एक ना एक दिन ब्रिटिशर्स थक जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे, उनका गवर्नमेंट सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। द गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट विल कम्प्लीटली कोलैप्स। विद दिस इंटेंशन ही इवोक्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू टेक पार्ट इन द मूवमेंट। तो उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि आप इस मूवमेंट में शामिल हो जाओ। सब स्टेटा के लोग, सब गरीब लोग, रिच लोग, जो भी है, सब लोग जाके मिल के हम फाइट करेंगे और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देंगे। गांधी जी बोलते थे कि अगर ये मूवमेंट ठीक से चला तो 1 साल के अंदर ही ब्रिटिशर्स चले जाएंगे इंडिया से, ऐसे उनका मानना था। अभी हम देखते हैं कि ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो या क्या हो गया मूवमेंट को। इन 1920 द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड एट नागपुर। अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन मतलब क्या, कि हर साल कांग्रेस, या हर साल मतलब कुछ टाइम के बाद कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स थे या जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, जितने भी छोटे लेवल के ऑफिसर्स थे, ये सभी लोग कंट्री के किसी एक पार्ट में इकट्ठा होते थे, वहाँ डिस्कशन होता था और नया आगे क्या करना है उसके बारे में डिसाइड होता था। तो ऐसे एक सेशन 1920 में हुआ था नागपुर में। नागपुर इज इन महाराष्ट्र। द रिजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज पुट फोर्थ बाय चित्तरंजन दास वॉज एक्सेप्टेड। अभी ये एक आदमी नहीं बोलता था पहले कांग्रेस में, जैसे आज के कांग्रेस में चलता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी बोलेंगे वैसे ही होगा। पहले वैसे नहीं था कांग्रेस में। जो कांग्रेस पार्टी है ये डेमोक्रेसी पे चलता था। वहाँ एक आदमी ने बोला या गांधी जी ने बोला वैसे होगा, ऐसा नहीं होता था। वहाँ अगर किसी ने बोला, किसी ने कुछ डिमांड किया या किसी ने बोला कि चलो ऐसे मूवमेंट स्टार्ट करना है, तो उसके लिए ऊपर डिस्कशन होगा, उसके ऊपर वोटिंग होगा। वोटिंग होने के बाद डिसाइड करेंगे कि वो करना है या नहीं करना है। तो वैसे चित्तरंजन दास थे, उन्होंने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है ऐसे सबको बोला, सब लोगों ने उसे सपोर्ट किया। ऑल ड्रीम्स ऑफ द मूवमेंट वर गिवन इन द हैंड्स ऑफ महात्मा गांधी। तो लीडर कौन बन गए? ऑल पावर वॉज गिवन टू महात्मा गांधी, कि वो उनके लीडरशिप के अंदर हम मूवमेंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रिजोल्यूशन अ प्रोग्राम वॉज फ्रेम टू बॉयकॉट गवर्नमेंट ऑफिसर्स। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बॉयकॉट करना मतलब क्या? भी इंडियंस गवर्नमेंट ऑफिसर्स में काम करते हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर है, कोर्ट में काम करते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑफिसर्स में काम करते हैं, वो लोग ऑफिस जाना बंद कर देंगे। अभी ऑफिस जाना बंद कर देंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट का काम ही नहीं होगा। काम नहीं होगा तो एक ना एक दिन तंग होकर वो चले जाएंगे। सो गवर्नमेंट ऑफिस जाना बंद कर देंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना बंद कर देंगे, देन कोर्ट में जाना बंद कर देंगे। फॉरेन गुड्स हम लोग बॉयकॉट करेंगे। फॉरेन का जो गुड्स है, ब्रिटेन से जो गुड्स आता है इंडिया में, वो हम खरीदेंगे नहीं। हम स्वदेशी मतलब इंडिया का जो इंडियन मेड गुड्स है वो यूज़ करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस सब बंद कर देंगे, वहाँ जाना बंद कर देंगे, स्टूडेंट्स भी कॉलेज जाना बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसे गांधी जी ने बोला था कि ये हम फॉलो करेंगे। कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा? हड़ताल करेंगे, हम अपने जो लोग हैं उनसे गुड्स खरीदेंगे, ब्रिटिश का गुड्स खरीदेंगे नहीं। तो एक ना एक दिन क्या होगा? तंग आके ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि ये हुआ कि नहीं। अभी हम प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे तो कितने दिन आदमी लोग ऑफिस नहीं जाए, कितने दिन लोग ऑफिस नहीं जाएंगे? एक ना एक दिन उनको तो खाने के लिए रोटी चाहिए, तो एक ना एक दिन वो जाना पड़ेगा उनको। कॉलेज भी कितने दिन हम नहीं जाएंगे, स्कूल भी कितने दिन नहीं जाएंगे, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि चलो गवर्नमेंट का कॉलेज हमें नहीं जाना है, लेकिन ऑल्टरनेटिव कॉलेजेस भी तो होना चाहिए, इंडियंस की भी तो कॉलेजेस होना चाहिए जहाँ हम जाए। वैसे कॉलेजेस भी बहुत कम थे। उसके बाद कोर्ट भी हमें जाना पड़ता है, क्योंकि या फॉरेन गुड्स भी हम क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकते, क्योंकि जो इंडियन गुड्स थे वो बहुत महंगे थे। क्वालिटी अच्छा था लेकिन महंगे भी थे, तो सब लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। सो द प्रोग्रेस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब ये कैसे चला, प्रोग्रेस कैसे हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? पहले तो बहुत ज़ोर शोर से चला था, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद गांधी जी ने उस मूवमेंट को रोक दिया। वो क्यों, अभी देखेंगे हम। ऑन द बैकग्राउंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेनी एमिनेंट लॉयर्स लाइक मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एक्सेट्रा बॉयकॉटेड द कोर्ट बाय गिविंग अप द प्रैक्टिस। तो ये मोतीलाल नेहरू या चित्तरंजन दास ये एडवोकेट थे, वकील थे,
तो उन्होंने कोर्ट के काम करना बंद कर दिया, जैसे हमने बोला था कोर्ट्स को बॉयकॉट करेंगे, एंड गिव अप देयर प्रैक्टिस, जो जो कोर्ट में काम करते हैं, वकीली करते हैं, वो उन्होंने बंद कर दिया, जो प्रैक्टिस करते हैं बंद कर दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड विद द बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज रन, कि हम इंडियन एजुकेशन देंगे, इंडियन लोग स्कूल स्टार्ट करेंगे, कॉलेजेस स्टार्ट करेंगे, और हम ब्रिटिश के स्कूल्स में या ब्रिटेन के स्कूल में नहीं जाएंगे, इंडियंस के स्कूल में जाएंगे, इंडियंस के कॉलेज में जाएंगे। लेकिन उसके लिए लिमिटेशन था कि 1 साल के अंदर हम कितने स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं, कितने कॉलेजेस स्टार्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल में जाना ही है। So during this period, with the boycott of schools and colleges, the scheme of national education was run. Many national schools, colleges, and universities were established. There was boycott of coming election. ये इलेक्शन में भी हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसे गवर्नमेंट ऐसे बोला था। देर वॉज बॉयकॉट ऑफ कमिंग इलेक्शंस, बॉयकॉट ऑफ बॉनफायर ऑफ फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ्स, कि हम क्या करेंगे, फॉरेन गुड्स खरीदेंगे ही नहीं, और जो भी फॉरेन गुड्स बेच रहा है वो गुड्स कलेक्ट करेंगे और उसे आग लगा देंगे, जला देंगे, वो तो बॉन फायर करेंगे उसका। ड्यू टू दिस द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स डिक्रीज, तो इसकी वजह से क्या हो गया, फॉरेन से जो क्लॉथ आ रहा था इंडिया में कोई खरीद रहा ही नहीं था, तो उसका इम्पोर्ट कम हो गया। इम्पोर्ट मतलब क्या, हम दूसरे कंट्री से मंगा रहे हैं गुड्स, तो वो मंगाना बंद हो गया क्योंकि लोग खरीदते नहीं थे। अभी हम बात कर रहे हैं गांधी जी के, उनका मानना क्या था, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला था कि बॉन फायर करना है, मतलब क्या, गुड्स कलेक्ट करना है, कपड़े कलेक्ट करना है और उसे रास्ते में जला देना है, तो ये थोड़ा नॉन वायलेंस के थोड़ा अगेंस्ट जाता है। इन 1921 ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्रिंस वेल्स, अब ये प्रिंस वेल्स तो ब्रिटेन का प्रिंस इंडिया में आया था 1921 में। ही वॉज वेलकम बाय ऑर्गेनाइजिंग हड़ताल, वो इंडिया में आया था तो उसको बताने के लिए कि आपका रूल ख़राब है, हमने हमारे लोगों ने हड़ताल किया था यहाँ। लोनली रोड्स एंड क्लोज शॉप्स वेलकम द प्रिंस, तो प्रिंस आया था तो उसको लगा था कि मुझे लोग वेलकम करने के लिए रास्ते पे खड़े रहेंगे, सब मेरे ऊपर फूल फेंकेंगे सब, लेकिन ये कुछ नहीं मिला। सब लोगों ने दुकान बंद कर दी, अपने शॉप्स बंद कर दिए, मार्केट बंद कर दिए, लोग कोई नहीं आ रहा था रोड में बाहर, तो उसको भी पता चला कि यहाँ के लोग हमसे नाराज़ है। सो द मोमेंट स्प्रेड फ्रॉम द प्लांटर्स इन असम टू रेल वर्कर्स इन बंगाल, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आसाम में जो टी प्लांटेशंस है वहाँ काम करने वाले लोगों से लेकर जो रेलवेज में काम करते हैं बंगाल में, उन लोगों ने, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। टू ब्रिंग द मूवमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटुक सप्रेसिव मेजर्स, कि ये सब लोग मिलकर हड़ताल कर रहे हैं, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब लोग धरने पे बैठ गए या फिर सब लोग आके बाहर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये सब कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने पुलिस का यूज़ किया, कहीं कहीं आर्मी का भी यूज़ किया, अलग अलग लॉज का यूज़ करके गवर्नमेंट ने लोगों को कंट्रोल करने का कोशिश किया। इन 1922 In February 1922, the police opened fire on a peaceful procession as चौरी चौरा in गोरखपुर। गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा, वहाँ लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट के पुलिस ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पुलिस ने उनके ऊपर फायर कर दिया, ओपन फायर कर दिया, उसमें कुछ लोगों का डेथ हो गया, तो लोग गुस्सा हो गए, लोगों ने वहाँ जाके वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है उसको आग लगा दिया। तो अभी गांधी जी का मानना था कि हम पीसफुली करेंगे, नॉन वायलेंस करेंगे, लेकिन लोगों ने क्या किया, वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है उससे जाके आग लगा दिया। ठीक है, तो गांधी जी के उसूलों के अगेंस्ट था, तो गांधी जी दुखी हो गए इस इंसिडेंट से और उन्होंने ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसे स्टॉप कर दिया। ठीक है, सो द पीपल वर एंग्री एंड सेट फायर, लोगों ने क्यों आग लगाया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर या पुलिस ने उनके ऊपर ओपन फायर किया था। पीसफुल चल रहा था प्रोसेशन, कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी, पीसफुली लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट के पुलिस ने उनके ऊपर फायर कर दिया, लोग गुस्सा हो गए। द पीपल वर एंग्री एंड सेट फायर द पुलिस स्टेशन इन विच वन ऑफिसर, एक ऑफिसर और 12 पुलिसमैन, इनका डेथ हो गया, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया था लोगों ने। ड्यू टू दिस इंसिडेंट गांधी जी वॉज हर्ट ऑन 12 फरवरी 1922, गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसे रोक दिया, क्योंकि उनके जो उसूल थे उसके अगेंस्ट लोगों ने काम किया था, वो आग लगा दिया जो नॉन वायलेंस के अगेंस्ट। मुलशी सत्याग्रह, मुलशी इज अ प्लेस नियर पुणे। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द फार्मर्स ऑफ मुलशी तालुका इन पुणे डिस्ट्रिक्ट लॉन्च सत्याग्रह अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सेनापति पांडुरंग महादेव बापट, सेनापति बापट जिन्हें हम बोलते हैं, लेड द मुलशी सत्याग्रह फॉर विच ही वॉज पनिश फॉर 6 years ऑफ इम्प्रिजमेंट, जो उन्होंने वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया था, सत्याग्रह किया था, तो गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट केस किया और उनको 6 साल जेल में डाल दिया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन ऑन मार्च 1922, गांधी जी का क्यों अरेस्ट किया, क्योंकि लोगों को इकट्ठा किया, उन्होंने लोगों को भड़काया, ये सब बोल के उनको अरेस्ट कर दिया और 6 साल के लिए जेल में डाल दिया था। फॉर राइटिंग 3 एंटी नेशनल आर्टिकल्स इन यंग इंडिया, लोगों, यंग इंडिया एक मैगजीन था
जो गांधी जी चलाते थे, या हम न्यूज़पेपर भी बोल सकते हैं जिसमें गांधी जी लिखते थे इंग्लिश में, ठीक है। तो उसमें उन्होंने लिखा था, वो उसकी लिखी, वो गवर्नमेंट ने बोला कि आपके भाषणों की वजह से, आपके राइटिंग्स की वजह से लोग गुस्सा हो गए और उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो यंग इंडिया में जो लिखा था गांधी जी ने, 3 एंटी नेशनल बोला था। एंटी नेशनल मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो लेख लिखे थे या जो लिखा था, उसके उसको सज़ा देने के लिए उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को जेल में डाल दिया। स्पेशल कोर्ट में उनके ऊपर केस चला। सो यंग इंडिया, द स्पेशल कोर्ट वॉज सेट अप इन अहमदाबाद एंड गांधी जी वॉज सेंटेंस 6 years ऑफ इम्प्रिजमेंट, तो उनको 6 साल की सज़ा हो गई। लेटर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इल हेल्थ, तो जहाँ जेल में रखा था गांधी जी को, उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनको छोड़ दिया गवर्नमेंट ने। और इल हेल्थ, गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम जेल। गांधी जी अलॉन्ग विथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक अप अ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम विच मेनली इंक्लूडेड स्प्रेड ऑफ स्वदेशी। अब ये गांधी जी ने ऐसे ही नहीं बोला कि चलो सिर्फ हड़ताल ही करते रहो, प्रोटेस्ट ही करते रहो, ऐसे नहीं। उन्होंने लोगों को कुछ अच्छी काम भी लगाया लोगों को। जैसे लोग क्या है, अभी लोगों को काम नहीं है, लोग अगर फॉरेन गुड्स खरीद रहे, क्यों खरीद रहे, क्योंकि उनको इंडियन ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो उन्होंने लोगों को बोला कि आप खुद का कपड़ा खुद बनाओ, हमें फॉरेन की कंट्री से कपड़े खरीदने की क्या ज़रूरत है, खुद का कपड़ा खुद बनाओ, स्वावलंबी बनो, ठीक है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने चालू किया है आत्मनिर्भर भारत, ये गांधी जी ने 100 साल पहले बोल के रखा हुआ है कि आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, ठीक है। सो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्होंने बोला कि चलो खिलाफत मूवमेंट की वजह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुआ। उसके बाद स्वदेशी, कि स्वदेशी, स्व मतलब कि हमारा खुद के देश के गुड्स यूज़ करो, जैसे मेड इन इंडिया गुड्स यूज़ करो। चाइनीज़ मोबाइल, चाइनीज़ चीज़ें ऐसे बोलते हैं ना, बैन करो, क्योंकि हमारे लोगों को उसका फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए हम स्वदेशी चीज़ यूज़ करेंगे। मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, कि शराब नहीं पिएंगे, जो भी शराब पीने वाले लोग हैं उनको सुधारने का कोशिश करेंगे, सब शराब की दुकान बंद करेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारा टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी जो बुरी प्रथा है इंडियन सोसाइटी में, वो उससे बंद करेंगे। ये सब गांधी जी ने लोगों को अच्छे अच्छे चीज़ें सिखाई थी और उनके जो फॉलोअर्स है वो ये करते थे। और उसके बाद पॉपुलराइज यूज़ ऑफ खादी, खादी कपड़े, जो कॉटन के कपड़े हैं, इंडियन मेड कपड़े हैं, उससे हम पॉपुलराइज करेंगे, लोगों को अपील करेंगे कि आप ये कपड़े पहनो। आप गवर्नमेंट के कपड़े, या गवर्नमेंट के नहीं, ब्रिटिश से आए हुए कपड़े मत पहनो। उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ़ायदा उनको हो रहा है, लेकिन ये खादी क्लॉथ बहुत महंगा होता है, तो जो अपने पुअर लोग थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। सो हाँ, पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ खादी, national education, etc. Due to this constructive programs, the national movement became more comprehensive in rural areas. कि ऐसे ही नहीं लोगों को बोला चलो प्रोटेस्ट करते रहो, ऐसे नहीं है, उनको अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी दिए, अच्छे अच्छी चीज़ें भी सिखाई, जिसके वजह से वो आत्मनिर्भर बने, या फिर वो स्वावलंबी बने, या फिर वो सेल्फ सफिशिएंट बने। स्वराज पार्टी, तो कुछ लोग गांधी जी के जो सपोर्टर्स थे या कुछ लोग गांधी जी के जो फ्रेंड्स थे वो गुस्सा थे, उनको जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो पसंद नहीं आया था। तो उन लोगों ने कांग्रेस से हट के एक नया पार्टी बनाया था, जिस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। द मेंबर्स ऑफ नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस सच एज चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू पुट फॉर द आइडिया ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन। जैसे हमने देखा था पहले, गांधी जी और कांग्रेस ने क्या बोला था कि गवर्नमेंट जो इलेक्शन कंडक्ट करने वाला है, हम उससे भी सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, मतलब क्या, हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग थे जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, उनका मानना था कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इलेक्शन में पार्टिसिपेट होगा तो क्या होगा, हमारे लोग वहाँ जाके लॉज बनाएंगे। जैसे अपने यहाँ कल होता है इलेक्शन, तो अपने यहाँ के जो लोग हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है, वो जाके असेंबली में बैठ के हमारे लिए रूल्स बनाता है। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का मानना था कि अगर इंडियंस ही इलेक्शन में फ़ाइट करेंगे, इलेक्शन में जीत जाएंगे, तो उनको भी चांस मिलेगा कि वो अपने लोगों के लिए अच्छे अच्छे लॉज बना सके, या फिर जो गवर्नमेंट का जो बुरा लॉ है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सके। तो उनका मानना था कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। गांधी जी और कांग्रेस का मानना था कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, कि अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका ऐसा मतलब होता है कि हम गवर्नमेंट के लॉज के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारा मूवमेंट क्या चल रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसलिए हमें कोऑपरेट नहीं करना चाहिए। सो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू अलग हो गए उसमें से, और उन्होंने नया पार्टी बनाया जिसका नाम है स्वराज पार्टी। सो in 1922 the Swaraj Party was established. In 1923 many members of Swaraj Party were elected in Central Legislative Assembly. स्वराज पार्टी के लोग उस लेजिस्लेटिव असेंबली में चले गए, जीत गए इलेक्शन, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चले गए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोविंशियल मतलब क्या, एक एक प्रोविंस का, जैसे हम अभी आज बोल सकते हैं एक एक स्टेट का जो विधानसभा है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब क्या, हम बोल सकते हैं एक टाइप का पार्लियामेंट जो पूरे इंडिया के लिए होता है। और उसमें कौन कौन लोग थे देखो, मोतीलाल नेहरू,
मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, NC केड़कर, ये महाराष्ट्र के NC केड़कर. When the political movement in the country calmed down, the fight in the legislative assembly was strengthened by Swaraj Party. जब ये पॉलिटिकल मूवमेंट शांत हो गया, गांधी जी ने वो विड्रॉ कर दिया चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद, तो वहाँ जो ये लोग अपने चुन के गए थे, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, पंडित नेहरू, सॉरी मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करना चालू कर दिया, गवर्नमेंट के जो बुरे लॉज थे उसको प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया. So, when the political movement in the country calmed down, the fight in the legislative assembly was strengthened by Swaraj Party. They severely opposed the unjust policies of British. They demanded that responsible government should be given to India in future. कि जो गवर्नमेंट है इंडिया का वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कि लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए. लोग जो अगर कुछ डिमांड कर रहे हैं तो उनको उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए. दूसरी बात है कि लोगों के भलाई के लिए उसे काम करना चाहिए, इंडिया को लूटना नहीं चाहिए. ठीक है. सो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी गिवन टू इंडिया इन फ्यूचर. दे मेड अ रेजोल्यूशन टू बी पास्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम प्रिजन. तो उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है जिनको आपने जेल में डाला हुआ है उनको छोड़ दो, रिलीज कर दो. कॉल फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है कि इंडियंस के जो भी डिमांड्स है और जो भी अलग अलग कम्युनिटीज़ है इंडिया में उनके कुछ ना कुछ डिमांड्स है गवर्नमेंट के साथ. तो गवर्नमेंट ने उनको बोला कि आप एक बार सभी लोगों को बुलाओ, हम डिस्कशन करेंगे, जो भी हमारे डिमांड्स है वो आपको बताएंगे, आपकी जो भी बातें हैं आप हमें बताओ. तो इसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा. कॉन्फ्रेंस मतलब क्या, सब लोग इकट्ठा आएंगे, बात करेंगे. ऐसे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए. जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें गांधी जी नहीं गए थे, दूसरे वाले में गए थे. तो ये आगे बात होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में. तो उन्होंने स्वराज पार्टी के लोगों ने बोला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए. इंडियन लोग जो प्रिजन में है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मर्डरर्स को मत छोड़ो, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है जिनको आपने हड़ताल किया इसलिए अरेस्ट किया हुआ है, ऐसे लोगों को छोड़ दो. द गवर्नमेंट रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ द रेजोल्यूशन. गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, रेजोल्यूशन रिजेक्ट कर दिया. तो अभी साइमन कमीशन हुआ. साइमन कमीशन का काम क्या था, ये आपने कभी सुना भी होगा, साइमन गो बैक. ये साइमन कमीशन का काम क्या है. अभी साइमन कमीशन क्यों, क्योंकि वहाँ एक बड़ा ऑफिसर था जिसका नाम रहेगा साइमन. उसकी लीडरशिप के अंदर वो कमेटी बना था जिसने ऐसा जो कुछ लॉज बनाए थे. इसलिए उस कमीशन को बोलेंगे हम, या जो ग्रुप को बोलेंगे हम, साइमन कमीशन. द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय द मॉन्टेस्क्यू चेल्सफ्रॉम रिफॉर्म. अब ये मॉन्टेस्क्यू चेल्सफ्रॉम ये अलग अलग लोग हैं. उन्होंने जो लॉज बनाया था उसलिए उस लॉज को बोलेंगे हम मॉन्टेस्क्यू चेल्सफ्रॉम रिफॉर्म. मॉन्टेस्क्यू चेल्सफ्रॉम एक्ट ऑफ 1919 वॉज अनसेटिस्फैक्ट्री. तो ये एक्ट लोगों को पसंद नहीं था. हेंस देर वॉज डिसकंटेंट अमॉन्ग इंडियन पीपल. डिसकंटेंट मतलब क्या, एंगर. दे वर एंग्री. ऑन दिस बैकग्राउंड द ब्रिटिश अपॉइंटेड अ कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन. तो लोग गुस्सा थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी बनाया जिसके लीडर थे सर जॉन साइमन. इसलिए उस कमेटी को हम बोलते हैं साइमन कमीशन. इन चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, इन दिस कमीशन नन ऑफ द इंडियन मेंबर्स वर इंक्लूडेड. अभी देखो जोक का क्या बात है, देखो कि इंडियंस के लिए आप लॉ बना रहे हो लेकिन उसमें एक भी इंडियन को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, मतलब फॉरेनर्स ही आके हमारे लिए लॉ बनाएंगे. तो वो जो कमेटी बना था सर जॉन साइमन के अंडर, जिसका नाम था साइमन कमीशन, उसमें एक भी इंडियन नहीं था. तो लोग गुस्सा थे कि आप हमारे लिए लॉज बना रहे हो, हमें ही नहीं पूछ रहे हो. सो पीपल वर एंग्री. इन दिस कमीशन नन ऑफ द इंडियन मेंबर्स वर इंक्लूडेड. हेंस द कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन. तो कांग्रेस ने बोला कि हम ये जो कमीशन है उसे बॉयकॉट करेंगे, हमें नहीं चाहिए, उसे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. इन 1928 द कमीशन अराइव्ड इन इंडिया. wherever it traveled people made demonstration against them. तो ये साइमन कमीशन जब भी इंडिया में आया, इंडिया के लोगों से बात करने के लिए या डिस्कशन करने के लिए, तो लोगों ने क्या किया, उनको प्रोटेस्ट किया, उनके अगेंस्ट उनको ब्लैक फ्लैग्स दिखाए, उनके अगेंस्ट उसके सामने प्रोटेस्ट किया. ऐसे ही एक प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय जो पंजाब के बहुत बड़े लीडर थे उनका डेथ हो गया. तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे. सो लोग ऐसे उनको ऐसे दिखा देते, साइमन गो बैक, ब्लैक फ्लैग्स दिखा देते. ब्लैक फ्लैग मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट करने का एक निशानी होती है. ब्लैक मतलब क्या, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम. और कमीशन के अगेंस्ट आउट करते थे, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन हमें नहीं चाहिए, बाहर चले जाओ इंडिया से. देयर वाज लाठी चार्ज ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स. तब ये प्रोटेस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट थोड़ी देखते रहेगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, पुलिस को यूज़ करके लाठी चार्ज करेगा. ऐसे लाठी चार्ज होता था. एट लाहौर लाला लाजपत राय वॉज लीडिंग द डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन. अभी ये लाहौर आज पाकिस्तान में है, लेकिन तभी वो पंजाब का कैपिटल बोल सकते हैं हम, पंजाब का इंपॉर्टेंट सिटी था. आज वो पाकिस्तान में, लेकिन तभी हम इंडिया पाकिस्तान सब एक ही कंट्री था. तो लाहौर में प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें लाला लाजपत राय थे.
लाला लाजपत राय, द पुलिस लाठीचार्ज द डेमॉन्स्ट्रेटर्स, साउंडर्स गवर्नमेंट ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर था, साउंडर्स और पुलिस ऑफिसर अटैक लाला जी विथ लाठी। लाला लाजपत राय उनको लाठी लगी, उनका एज ज़्यादा था, तो उस लाठी चार्ज में वो जख्मी हो गए और कुछ टाइम के बाद उनका डेथ हो गया। सो लालाजी विद द लाठी लेट आफ्टर द अटैक in a protest meeting, Lalaji said, "Every blow on my body will prove a nail in the coffin of British Empire." कि जितना आप मुझे मारोगे, जितना मेरे ऊपर घाव होगे, उतने ही एक एक किले तुम्हारे कब्र में, कब्र जो भी बनेगा तुम्हारा, यहाँ लोग तुम्हें गाड़ देंगे या तुम्हें यहाँ दफन कर देंगे और तुम्हारे रूल को दफन कर देंगे, और एक एक नेल बनेगा उसका, एक एक किला बनेगा। Every blow on my body will prove a nail in the coffin of British Empire. With few days of the attack, लालाजी died. लाला लाजपत राय उनका डेथ हो गया। तो किसने मारा था? साउंडर्स। तो साउंडर्स का बदला लेने के लिए, इस लाला लाजपत राय उनके डेथ का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने साउंडर्स का असैसिनेशन कर दिया था, उसको मार दिया। नेहरू रिपोर्ट, बर्किनहेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कौन होता है? जो सबसे बड़ा ऑफिसर होगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडिया के कामकाज देखने वाला जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, कि इंडिया के काम देखने वाला सबसे बड़ा ऑफिसर जो ब्रिटेन में बैठता है, उसको बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया क्रिटिसाइज द इंडियन लीडर्स कैनॉट ड्राफ्ट अनएनिमसली एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमारे लोगों ने बोला था कि हमें अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, तो वहाँ का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो बोल रहा था कि आप आपका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहाँ ब्रिटिशर्स का रूल है। दिस चैलेंज वॉज एक्सेप्टेड एंड ऑल इंडिया कमिटी वॉज फॉर्म। पंडित मोतीलाल नेहरू वॉज चेयरमैन ऑफ द कमिटी। तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने बोला कि क्यों नहीं हम बना सकते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो बोल रहा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का मानना था कि इंडियंस को कुछ नहीं आता है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ नहीं बना सकते। इंडियंस ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, और पंडित मोतीलाल नेहरू जो कि एक एडवोकेट थे, उन्होंने उनके लीडरशिप के अंदर हम लोगों ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कोशिश किया। टू एस्टैब्लिश द सेल्फ गवर्नमेंट इन द कॉलोनीज ऑफ इंडिया, इम्प्लीमेंट एडल्ट फ्रेंचाइज। अभी इसका रेजोल्यूशन क्या था, क्या बोल रहा था कि इंडिया में सेल्फ रूल होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, खुद का राज होना चाहिए हमारे लोगों का। उसके बाद एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि सभी जो एडल्ट लोग हैं, वुमेन है, मेन है, रिच है, पुअर है, सभी लोगों को वोटिंग राइट होगा, उसे बोलेंगे हम एडल्ट फ्रेंचाइज। लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस। अभी कैसे प्रोविंसेस, इंडिया के जो स्टेट्स है वो कैसे डिवाइड होंगे? लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड होंगे। जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो एक स्टेट में जाएंगे जहाँ मेजॉरिटी है। जैसे मराठी बोलने वाले लोगों का एक स्टेट बनेगा, कन्नाडी बोलने वाला लोगों का एक स्टेट बनेगा, मलयालम बोलने वाले लोगों का एक स्टेट बनेगा, तमिल बोलने वाले लोगों का स्टेट बनेगा, उड़िया बोलने वाले लोगों का स्टेट बनेगा। तो स्टेट किस हिसाब से बनेगा? लैंग्वेज के हिसाब से बनेगा। लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंसेस मतलब स्टेट। सच प्रोपोजल्स वर पुट फोर्थ इन द रिपोर्ट। तो उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू उनके लीडरशिप के अंदर वो रिपोर्ट बना था, तो उसको बोलेंगे हम नेहरू रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट वाज नोन एज नेहरू रिपोर्ट। By the end of 1929, an indication was given that if Nehru report is not accepted by the government, then the civil disobedient movement will be started. वो लोग गवर्नमेंट ने बोला, हमारे लोगों ने बोला कि अगर आप ये नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करते हो तो हम क्या करेंगे, नया मूवमेंट वापस स्टार्ट करेंगे, जिसे बोलेंगे हम सिविल डिसओबीडेंस। वापस वही कि हम डिसओबे करेंगे, आपके लॉस फॉलो नहीं करेंगे। Civil disobedience movement will be started. On this background, in December 1929, the Lahore session, जैसे ये कांग्रेस का जैसे नागपुर में पहले सेशन हुआ था, वैसे अभी 1929 में लाहौर सेशन हुआ। लाहौर में जहाँ पर सेशन हुआ था, तभी वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्लोगन दिया था, एक नारा लगाया कि हम पूर्ण स्वराज का डिमांड करेंगे, कि हमें अभी कुछ ब्रिटिशर्स से कुछ थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। सो लाहौर सेशन प्रेसाइडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रेसाइडेड मतलब क्या? उस सेशन का, उस साल का कांग्रेस का हेड थे पंडित नेहरू, तो उनके अंडर एक ये सेशन हुआ था। तो उन्होंने वहाँ डिमांड किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस, कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाओ, हमारा कंट्री का जो भी हम देखेंगे। डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ डोमिनियन स्टेटस वॉज नॉट एक्सेप्टेड। अब डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या होता है कि थोड़ा फार हम आपको फ्रीडम दे देंगे इंडियंस को, लेकिन मेन पावर हमारे हाथ में रहेगा, ऐसा ब्रिटिशर्स का बोलना था। इंडियंस ने ये मना कर दिया। इंडियंस ने बोला कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरा स्वराज चाहिए, पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। सो इंडिया के जो कांग्रेस के यंग मेंबर्स थे, जैसे पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
उसके बाद सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस भी बहुत पावरफुल लीडर थे। पहले वो कांग्रेस में थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, और 2 बार कांग्रेस के वो हेड भी बने थे, चेयरमैन भी बने थे। ठीक है, गांधी, महात्मा गांधी का विरोध होने के बाद भी एक बार वो जीते थे। उसका मतलब क्या होता है कि वो बहुत पावरफुल थे, बहुत फेमस लीडर थे इंडिया के। So young leaders like Pandit Nehru and Subhash Chandra Bose was demanding complete independence, कि उनका मानना था कि हमें अभी छोटे छोटे कुछ फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा इंडिपेंडेंस, that is Purna Swaraj. Due to the influence of young people, young group in the Lahore session of Indian National Congress, resolution of attainment of complete independence was passed. अब ये एक पंडित नेहरू या सुभाष चंद्र बोस उन्होंने बोल दिया मतलब हो गया, ऐसा नहीं। कांग्रेस में क्या होता था, सभी डिस्कशन करते थे, उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास होता था, वोटिंग होता था, और बाद में वहाँ लाहौर सेशन में डिसाइड हुआ कि हम अभी आके पूर्ण स्वराज का डिमांड करेंगे। Due to the influence of young group, the Lahore session of Indian National Congress, resolution of attainment of complete independence was passed. Through the resolution, Indian National Congress gave up the objective of dominant status. जो डोमिनेंट स्टेटस का बात किया था, मतलब क्या, थोड़ा फार हम आपको फ्रीडम देंगे, बाकी मेन कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा, वो इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। वॉज कम्प्लीटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उन्होंने बोला कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन ये क्या 1930 में हुआ, क्या कंप्लीट नहीं हुआ, 1947 तक हमें राह देखना पड़ा। On 31st December 1929, Pandit Nehru unfurled the tricolor flag and a resolution was passed in which 26 January was declared to celebrate it as Independence Day. अभी ये 1930 की बात चल रही है, 1929 की बात चल रही है, तो 1931 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ट्राई कलर उसको ट्राई कलर लहराया, मतलब उन्होंने बोला कि हमें आज से हम डिक्लेयर करते हैं कि हम फ्री है, ये हमारा, हम ब्रिटिश का जो फ्लैग है उसे नहीं मानते, ये हमारा फ्लैग है, ट्राई कलर हमारा फ्लैग है, हम इंडिपेंडेंट कंट्री है, और हम जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिलता है तब तक फाइट करेंगे। ऐसे देखो, इंडियंस को एक भावना होना चाहिए, भावना होनी चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाला है, तो उन्होंने डिसाइड किया। अभी ये कभी बोला था पंडित नेहरू ने, कभी फ्लैग होइस्ट किया था 31 दिसंबर 1929 को। उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, अभी हर साल जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिलता है, हर साल हम एक बड़ा इवेंट सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमें फ्रीडम मिल गया, और उस हिसाब से हम पूरा सेलिब्रेशन करेंगे या फिर प्रोटेस्ट करेंगे। तो वो डेट था 26 जनवरी, 26 जनवरी 1930 को उन्होंने बोला कि हम अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। So 26 January was declared to be celebrated as Independence Day. On 26 January 1930, people all over the country took pledge for carrying out a freedom movement with non-violent means. कि कैसे non-violence तरीके से हम freedom movement celebrate करेंगे, freedom movement लड़ेंगे, freedom के लिए लड़ेंगे, for attainment of independence of India. Everywhere in the country, atmosphere was charged with new spirit. तो ये लेकिन ये कुछ साल तक ही चला। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी 1930 में स्टार्ट हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, वो आप देख सकते हो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी 1-2 साल चला, बाद में वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद गांधी जी लंदन चले गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। ये सब मैंने नेक्स्ट चैप्टर में बता दिया है। आई होप दिस चैप्टर और दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। If you have understood, please share these videos with your friends. And if you want more videos, please subscribe to this channel. If you have any doubts, please comment below. Thank you for watching.